अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे अक्टूबर नवंबर 2022 सीरीज़ का पेपर 21। ये एएस लेवल का स्ट्रक्चर्ड पेपर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द बॉक्सेस इन फिगर 1.1 contains terms on the left hand side, an example of these terms on the right hand side. Draw a line between each term on the left and the correct example on the right. अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बेस क्वांटिटी है। तो बेस क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट इज बेस क्वांटिटी। तो ठीक है भाई, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो। ये आपके पास बेस क्वांटिटी हो गई। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? बेस यूनिट। तो बेस यूनिट आपके पास सेकंड वाले को अगर आप देखें तो बेस यूनिट किलोग्राम इज द बेस यूनिट। ठीक है, ये हो गया। फिर आपके पास ड्राइव क्वांटिटी, ये आपके पास हो गई फोर्स। और ड्राइव यूनिट क्या हो गया? ये आपके पास कूलम हो गया। A set of experimental measurements is described as precise and not accurate. State what is meant by precise. Precision: if the measurements are close to each other, we call it precise. यानी आपकी जो मेजरमेंट्स हैं उसकी रेंज अगर छोटी है, ठीक है, यानी वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर, तो वी कॉल इट प्रिसाइज। तो ये लिख लेते हैं हम यहाँ मेजरमेंट्स। नाउ नेक्स्ट, नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेसी आपके पास क्या होती है कि आपकी जो मेजरमेंट्स का जो एवरेज वैल्यू है वो अगर आपकी ट्रू वैल्यू से करीब है, ठीक है, आपकी मेजरमेंट्स थी, ठीक है, उनका आपकी चार आपने मेजरमेंट्स ली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए, उससे जो भी आपने चीज़ मेजर की थी, आपकी चार मेजरमेंट्स थी, उनका एवरेज लिया। अगर वो एवरेज ट्रू वैल्यू के करीब है तो उसको आप कहते हैं एक्यूरेट, और अगर नहीं है तो आप कहते हैं नॉट एक्यूरेट। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपका जो एवरेज ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं नॉट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। आगे चलते हैं बेटा, पार्ट सी। An object of mass m travels with speed v in a circle of radius r. The force F acting on the object is given by the equation. आपके पास फोर्स की इक्वेशन दी है mv square upon r. The percentage uncertainties of three of the quantities are given. फोर्स की दी हुई है, मास की दी हुई है, और रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है। The value of v is determined from F is equals to mvr. Calculate the percentage uncertainty in v. तो सबसे पहले तो बेटा हम यहाँ पे इक्वेशन में v को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, आपके पास क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बराबर है एफ आर अपॉन एम। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन। अब हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए चलते हैं। ठीक है, तो आपके पास v की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी? डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। और मेरा बेटा v के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो पावर आपके पास क्या बन जाती है? कोएफिशिएंट बन जाती है। तो ये हमने यूं लिख दिया 2 डेल्टा v अपॉन v टाइम्स 100। उसके बाद फोर्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी? डेल्टा f अपॉन f इंटू 100। ठीक है, उसके बाद प्लस आर की क्या हो जाएगी? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। उसके बाद मेरा बेटा एम की क्या हो जाएगी? डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। ये आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आ गई। नाउ अब आप देखिए कि आपके पास सबकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है। एफ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 3% दी हुई है, आर की दी हुई है आपके पास 5%, और एम की दी हुई है 4%। तो ये आपके पास आ गया 12%। और मेरा बेटा यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, जब ये इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा।
तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दूं, डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और इसको हम कर दें 12/2, तो ये आपके पास कितना आ गया आंसर, 6%। तो percentage uncertainty in velocity is 6%. Now next part, the value of v is 15 meter per second. Calculate the absolute uncertainty in v. ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सी चीज दे दी इसने। देखो मेरा बेटा, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है 6%। हमें क्वेश्चन के अंदर v की वैल्यू दी हुई है 15%, तो हमें निकालनी है अनसर्टेनिटी ऑफ v। तो डेल्टा v अपॉन 15 इज इक्वल टू 6/100, ठीक है, और डेल्टा v बराबर हो गया आपके पास 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 15। इसको आप कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। अ स्टील बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टेबल, ठीक है, आपके पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस स्टील बॉल की 4.9 मीटर्स पर सेकंड है और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0, ठीक है। देखो बेटा, वी एक्स, या मैं यू लिख देता हूं, यू एक्स तुम्हारे पास 4.9 है, ठीक है, और यू वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। जब भी आप प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो आपके पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होगी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कभी भी नहीं होगी। आगे चलते हैं। The ball is projected horizontally at a speed of 4.9 meter per second. पिक्चर नजर आ रहा है। The ball lands on the ground at a horizontal distance of 180 centimeter from the edge of the table. तो ये आपके पास 180 सेंटीमीटर इसने पिक्चर में दिखा दिया। Assume that air resistance is negligible. तो ये एक और आसान केस हो गया हमारे पास, air resistance negligible है, और calculate the time taken for the ball to reach the ground, ठीक है। नाउ बेटा, हमने जब प्रोजेक्टाइल मोशन का केस पढ़ा था तो हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए तो एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। और ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आई कॉल इट vx, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हिच इज कॉल्ड रेंज इज आई कॉल इट dx। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 4.9 मीटर पर सेकंड दी हुई है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो 180 इंटू 10⁻² लिख देते हैं, और आपको टाइम निकालना है। तो आप जब इसको कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.367 सेकेंड्स। मेरा बेटा, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास 2SF के अंदर डेटा दिया हुआ है, ठीक है, तो आप भी 2SF के अंदर आंसर लिख दें। आपके पास 0.367 का 2SF हो गया 0.37। कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, एज इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। जब वो हिट करने वाला होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वो आपसे कह रहा है कि मुझे निकाल के दे दें। तो मेरा बेटा, हम एक काम ये कर लेते हैं कि इसको इधर बना लेते हैं कि लेट्स से जब ये प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पर पहुंचा तो इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वो तो 4.9 मीटर पर सेकेंड है, ऐसे ही है, और ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, इसको मैं कह देता हूं vy, ठीक है। और जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, हमने थोड़ा सा ऊपर करके बना लिया, लेकिन अज्यूम करो ये आपके पास वो मोमेंट है जब ये हिट करने वाला है ग्राउंड को। तो मेरा बेटा, वर्टिकल के केस में आपके पास हमारी बात हुई है कि वर्टिकल केस में ऑब्जेक्ट जो है आपके पास हमेशा एक्सेलरेट करता है। रीजन क्या है कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ हर ऑब्जेक्ट को पुल कर रही होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आपके पास उसकी वजह से ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा 9.81 होती है। तो यहाँ पे हम डेटा लिख लेते हैं। आपके पास एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दूसरा आपके पास टाइम है हमारे पास टू हिट द ग्राउंड, टाइम टू रीच द ग्राउंड, ये देखो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ये आपके पास कितना है, 0.37 सेकेंड्स है। और इसके अलावा मेरे पास इनिशियल जो वर्टिकल वेलोसिटी थी तो u वो आपके पास 0 है, और फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी वो आपसे पूछ रहा है।
तो ये डेटा देख के हमारे पास खुद पता चल रहा है कि क्या इक्वेशन लगनी चाहिए, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v निकालना है, u 0 है, a आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, टाइम इज 0.37 सेकेंड्स और you will get 3.6297 meters per second. In 2SF, this will become 3.6 meters per second. Now, determine the magnitude and the angle of the horizontal velocity of the ball as it hits the ground. ठीक है? What he's asking about this one, this velocity. ठीक है? I call it, this is, let's say this is v, and this velocity is my vx, 4.9 meter per second. We just calculated vy, which is 3.6 meters per second. 3.6 meters per second. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं मेरा बेटा, तो तुम्हारे पास ये एक वेक्टर मैंने बनाया, हॉरिजॉन्टल वेक्टर, और ये कितना है 4.9 मीटर्स पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 4.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक वर्टिकल वेक्टर बना लिया लाइक दिस। ठीक है, और ये वेलोसिटी तुम्हारे पास कितनी थी 3.6, ये 3.6 मीटर पर सेकेंड की वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये जो हाइपोटेन्यूज आपके पास आया, ठीक है, ये हमें निकालना है, और दूसरा हमें क्या निकालना है, एंगल टू द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। एंगल टू द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मेरा बेटा मतलब क्या हुआ, एंगल टू द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी ये आपसे ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम सबसे बेहतरीन हो जाएगा अगर हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से काम करते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx कितना है 4.9 का स्क्वायर प्लस 3.6 का स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ पे v इसको बना दूं तो इसको मैं यहाँ पे अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो मेरे पास कैलकुलेटर में प्लग इन करने के बाद जो वेलोसिटी आ रही है वो 6.08 मीटर्स पर सेकेंड आ रही है। और व्हाट अबाउट थीटा, मेरा बेटा देखो टेंजेंट थीटा बराबर है अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3.6 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट नॉट हाइपोटेन्यूज, 3.6 डिवाइड बाय 4.9। ठीक है, थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अच्छा, तो 3.6 डिवाइड बाय 4.9 दैट गिव्स यू 36.3 डिग्री। तो मेरे पास एंगल आ गया 36 डिग्री और मेरे पास वेलोसिटी आ गई 6.08 को मैंने राउंड करके 6.1 लिखा है। नाउ the ball is projected by means of a compressed spring which is attached to a fixed block as shown in figure। ठीक है, एक compressed spring है। The ball is then is placed on a frictionless track in front of the spring. The ball is then pulled back so that the spring has a compression V naught. X naught. When the spring is released, the ball is projected horizontally as shown in figure 2.3. The variation with compression X of the applied force for the spring is shown in figure 2.4. We have a force compression graph. The ball is a uniform sphere of steel of diameter इतना meters and mass is इतना meters। ठीक है, तो पहले तो उसने क्या चीज दे दी है कि ये जो बॉल है ये आपके पास स्फेयर है। ठीक है, और नाउ नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द स्टील। नाउ व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम। वी हैव द मास 0.017 और वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इज 4/3 pi r cube because volume of sphere is 4/3 pi r cube. So 0.017
divided by 4 upon 3 pi, or r is diameter upon 2, which is 0.016 whole divided by 2, and this q. When you plug in this whole equation into the calculator, you will get 7926.66. So rounded it to 2SF will become 7900. Now all of the elastic potential energy in the spring is converted into kinetic energy. This is a very important point. Elastic potential energy is equals to the Ke. Now, the speed of the ball as it leaves the spring is 4.9 meters per second. Show that the maximum elastic potential energy of the spring is 0.2 joules. Now, so first of all, elastic potential energy is equals to is equals to kinetic energy. ठीक है, और kinetic energy बराबर है 1/2 mv square, और 1/2 mass is what? 0.017. 0.017. And what is the velocity? This is the velocity, 4.9. 4.9 का whole square, and when you plug in this whole equation into the calculator, you will get 0.204, which is equals to 0.20 joules, hence proved. Now use figure 2.4 to determine the spring constant of the spring. So you have to use the equation figure 2.4. Figure 2.4 is this. You have force compression graph, and according to Hooke's law, force is proportional to extension or compression. F is equals to Kx, and you need to calculate the spring constant. K is equals to F upon X. ठीक है, so K is basically the gradient of force extension graph. The gradient, we need to calculate the gradient. The first coordinate x1 y1 is 0 0, and the second coordinate is this one, and this is 6.4 Newton on 10 centimeter mark. So it should be 6.4 minus 0 whole divided by 10 minus 0. This is centimeter, so 10 to the power minus 2 as well. So 6.4 and divided by 10.64 multiplied by 100, which is 64 Newton per meter. Use your answer in B3. There is the value of K and the value of energy in B2, which is elastic potential energy, to determine the compression. ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की जो हमारे पास आ रही है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर है 1/2 K और x स्क्वायर. अब कह रहा है बी पार्ट 2 में जो तुमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली थी 0.20, उसको यूज करना है तुमने, तो हमने 0.20 लिख दिया. 1/2 कांस्टेंट है. B3 में कह रहा है तुमने K की वैल्यू निकाली है 64, उसको यूज करो, और कह रहा है x की वैल्यू निकाल दो. जब आप इसको कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x0 की वैल्यू आ जाएगी 0.079 meters. Now next, the steel ball is replaced by a polystyrene ball of the same diameter but of much lower mass. Mass आपके पास कम हो गया. The spring is given compression and is then released. ठीक है, सेम कंप्रेशन उसके ऊपर अप्लाई किया गया और उसके बाद उसको रिलीज किया गया. Air resistance of this ball. अच्छा, यहां पर एक बात हम लिख लेते हैं और कि
द स्प्रिंग इज गिवन सेम कंप्रेशन, अगर सेम कंप्रेशन इसके ऊपर अप्लाई किया गया है तो मेरा बेटा इसका मतलब ये कि सेम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बॉल ने गेन की होगी। और चूंकि इलास्टिक पोटेंशियल सारी की सारी कन्वर्ट हो गई थी आपके पास काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो इसका मतलब कि आपके पास सेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, ये हमें बात पता चली। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, एयर रेजिस्टेंस इज नॉट negligible after it leaves the spring. Explain why this ball leaves the spring with a greater speed than that of the steel ball. मेरा बेटा काइनेटिक एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला यहां पे, मैं इस जगह मैं इस लाइन से आ रहा हूं नीचे की तरफ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला देखें आप, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। ठीक है, अगर तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी सेम है यानी कांस्टेंट है, 1/2 ये भी कांस्टेंट है, तो क्या मैं यहां से रिलेशनशिप बना सकता हूं कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, अब हमारे पास उसने क्या कहा था, मच लोअर मास मींस मास डिक्रीज किया था, तो वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, तो स्मॉलर द मास ग्रेटर विल बी द स्पीड। तो यहां पे आपके पास क्या लिख लेते हैं, सेम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv²। यहां से आप v² को सब्जेक्ट बना दें, v² इज इक्वल टू 2ke/m। ठीक है, और फिर आप यहां पे लिख दें कि जी आपने मास चूंकि डिक्रीज किया तो वेलोसिटी आपके पास इंक्रीज कर गई। रीजन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, और 2 का फैक्टर तो आपके पास कांस्टेंट है। तो यहां से अब आप अपना फाइनल वर्डिक्ट लिख दें कि स्मॉलर मास leads to greater speed. Now next, why this ball takes a longer time to reach the ground than the steel ball? ओए होए 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 होए। मेरा बेटा कहाँ गया, इधर आ जाओ। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब इसका काम नहीं है। अब हम वापस इस पॉइंट पर आ जाते हैं, और मेरा बेटा ये बॉल लेट से आपके पास जिस बॉल का कम मास है वो यहां पर आपके पास है। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया वेट, और अब आपके पास एक और चीज जो आ गई है वो आ गई है एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा पहले आपके पास क्या था स्टील बॉल के वक्त में कि आपके पास एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल थी। अब आप एक बॉल लेकर आए जिसका मास कम है लेकिन उसको एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है, उस एनवायरनमेंट में आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा पहले आपके पास ओनली फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड इज द वेट, तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास लार्जर थी। अब आपके पास वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस की वजह से रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। अगर रिजल्टेंट फोर्स आपके पास बेटा डिक्रीज कर जाएगी तो आपके पास एक्सेलरेशन डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो हम यहां पे लिख लेते हैं, पहला पॉइंट कि आपके पास ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस। ठीक है, और रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होने से क्या होगा,
कि आपके पास एक्सेलरेशन आपके पास वो भी डिक्रीज होगी। रीजन क्या है? F इज इक्वल्स टू ma, मास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है और रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रही है। तो आखिर में आप वर्डिक्ट लिख देंगे, जब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गई तो टेक्स लॉन्गर टाइम टू रीच द ग्राउंड। ठीक है भाई, बस टेक्स लॉन्गर टाइम टू रीच। ठीक है, एक्सेलरेशन कम हो गई तो बेटा आपके पास क्या होगा कि आपके पास देर से पहुंचेगी, और पहले वाले केस में आपके पास एयर रेजिस्टेंस नहीं थी तो आपके पास एक्सेलरेशन ज्यादा हो रही थी, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स से आपके पास वेट। नाउ नेक्स्ट अब आपके पास नेक्स्ट ये है डिफाइन पावर। तो भाई पावर बराबर है वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी कन्वर्टेड अपॉन टाइम, तो इसको स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। मैकेनिकल पावर P can be calculated using the formula P is equals to FV। ठीक है, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, कह रहा है कि वर्क डन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए और डेफिनेशन ऑफ पावर को यूज करते हुए आप फॉर्मूले को ड्राइव कर दें। तो बेटा ये हमने क्लास में भी किया है। पावर का फॉर्मूला एक तो होता है एनर्जी अपॉन टाइम, आपने वो यूज नहीं करना बल्कि पावर का दूसरा फॉर्मूला यूज करना है, और वो क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। और वर्क डन आपके पास क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिवाइड बाय टी। और आप सबको पता है बेटा कि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये चीज आपके पास किसके बराबर होती है? वेलोसिटी के। तो पावर इज इक्वल्स टू एफ वी प्रूव्ड। नेक्स्ट, द इंजन ऑफ अ लॉरी प्रोवाइड्स 130 किलोवाट ऑफ पावर। इंजन पावर प्रोवाइड कर रहा है 130 किलोवाट का। When it is traveling at a constant speed, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, constant speed 25 meters per second along a straight horizontal road. Calculate the resultant resistive force opposing the forward motion of the lorry. Sorry, calculating. Show that the resistive force opposing the forward motion of the lorry is 5200 Newton. तो मेरा बेटा आपके पास ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये हमारी खूबसूरत सी लॉरी है और ये हमारे पास रोड पे जा रही है, थोड़ी सी रोड से ऊपर हो गई है लेकिन आप अज्यूम करेंगे रोड पे ही है। और इंजन जो फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है एफ, वो ये लगा रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो ये लग रही है, जो कि आपके पास हमें कैलकुलेट करनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास ये जो लॉरी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अगर लॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो इससे क्या पता चला कि आपके पास जो फॉरवर्ड फोर्स है, फॉरवर्ड फोर्स वो बराबर है बैकवर्ड फोर्स के, यानी रिजल्टेंट फोर्स आपके पास जीरो है। नाउ बेटा अब आपके पास पावर दी हुई है और वेलोसिटी दी हुई है, तो फॉर्मूला तो हमारे पास सिर्फ एक ही बचा, पावर बराबर है एफ टाइम्स वी। ठीक है, पावर दी हुई है 130 किलो का मतलब 10 टू पावर 3, फोर्स आपको निकालनी है और वेलोसिटी आपके पास कितनी दी हुई है 25, तो फोर्स आ गई हमारे पास 5200 न्यूटन। ठीक है, तो ये जो हमने निकाली है 5200 न्यूटन फोर्स, ये फॉरवर्ड फोर्स है, और चूंकि आपके पासिलॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो बैकवर्ड फोर्स यानी रेजिस्टिव फोर्स भी आपके पास 5200 न्यूटन ही होगी। Now next, the lorry in part B travels up a section of road that is inclined at an angle theta to the horizontal. ठीक है, तो मेरा बेटा एक चीज हम पहले जरा वो कर लेते हैं कि ये आपके पास वेट है, ये आपके पास वेट है लॉरी का, W इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, और उसके बाद हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं, ये हमारे पास है वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये एंगल भी हमारे पास थीटा है, ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा है। ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर है ये हमने क्लास में लेक्चर के वक्त डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके पास थीटा के साथ वाला mg cos थीटा होता है,
और ये आपके पास एक कंपोनेंट डाउन द स्लोप लगता है और इसका नाम होगा mg साइन ऑफ थीटा। अच्छा बेटा आगे चलते हैं हम। The lorry has mass m and the acceleration of free fall is g. Determine an expression in terms of mg theta for the component of the weight of the lorry that acts parallel to the surface of the road. Parallel to the surface of the road आपके पास क्या होगा mg sin theta। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, आपके पास mg sin of theta। Next, the total resistive force remain unchanged at 5200 Newton and at 5200 Newton and the engine now provides greater power to maintain the speed of 25 meters per second। कह रहा है कि वो स्पीड जो 25 मीटर पर सेकेंड है वो आपके पास उसने मेंटेन रखी है 25 मीटर पर सेकेंड के ऊपर। अच्छा पहले कितनी थी स्पीड हमारे पास, पहले भी कांस्टेंट स्पीड 25 थी, अब भी स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड ही है। तो ये एक हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है। अच्छा total mass of the lorry is 36,000 Newton. The angle is 1.4 Newton. ठीक है, determine the power in kilowatt now provided by the engine। अच्छा हमारे पास यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन की दी हुई है, रेजिस्टिव फोर्स आपके पास कितनी दी हुई है 5200 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास बेटा एक रेजिस्टिव फोर्स भी लग रही है इस डायरेक्शन में F और वो है 5200 न्यूटन। हमसे उसने क्या कहा है कि इंजन क्या पावर लगाएगा। इंजन की पावर के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो तो फॉर्मूला तो वही है, पावर बराबर है F टाइम्स V। ठीक है, पावर बराबर है F टाइम्स V, बट फोर्स जो है आपके पास फॉरवर्ड फोर्स आपके पास लगेगी। लेकिन मेरा बेटा अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो इट मींस के फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू बैकवर्ड फोर्स। फॉरवर्ड फोर्स ऑफ द इंजन इज इक्वल टू द टोटल बैकवर्ड फोर्स। यहाँ पे टोटल बैकवर्ड फोर्स आपके पास क्या क्या लग रही है, रेजिस्टिव फोर्स विच इज 5200 न्यूटन प्लस mg sin थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे इसने 1.4 डिग्री दे दी है। तो हमारे पास बड़ा आसान हो जाएगा कि हम टोटल बैकवर्ड फोर्स निकाल लें सबसे पहले। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा टोटल बैकवर्ड फोर्स वो बराबर हो जाएगा एक तो फ्रिक्शनल फोर्स विच इज द रेजिस्टिव फोर्स प्लस आपके पास mg साइन ऑफ थीटा। अब मेरा बेटा फ्रिक्शनल फोर्स उसने कितनी दी हुई है 5200 न्यूटन प्लस मास आपके पास ट्रॉली का उसने दे दिया 36,000, जी की वैल्यू 9.81 और साइन ऑफ आपके पास थीटा दे दिया 1.4 डिग्री। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13828.5 न्यूटन। ये आ गई टोटल बैकवर्ड फोर्स which is also equals to total forward force because trolley is moving with constant speed of 25 meters per second। Now अब हम पावर निकालने के फॉर्मूला लगा देते हैं। पावर बराबर है फोर्स टाइम्स वेलोसिटी और यहाँ पे फोर्स हमारे पास कितनी है 13828.5 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी हमारे पास उसने कहा कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज 25 meters per second। So 25 and you will get 345,711.7। It means the answer is in kilowatt। Look at this, this is kilowatt। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 345.7 किलोवाट। अगर मुझे इसको 2SF में देना है तो ये मुझे राउंड करना पड़ेगा 350 किलोवाट के अंदर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, polarization is a phenomena associated with light waves but not with sound waves।
स्टेट द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन। मेरा बेटा, जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है ना, वो आपके पास तमाम डायरेक्शंस में होती है। यानी आप इसको ऐसे बना लो, उसके बाद आप ऐसे बना लो, फिर आप इसको ऐसे बना लो, और ये सारे वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये मैंने आपके पास क्या बनाई है, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अच्छा। अब जब ये अनपोलराइज्ड लाइट हमारे पास बेटा, जब ये जाती है किसमें, पोलराइजर के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा बेटा अज्यूम करो कि ये हमारे पास पोलराइजर, ये मेरे पास पोलराइजर। ठीक है, अच्छा, और ये वर्टिकल प्लेन में पोलराइज्ड है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज माय पोलराइजर, और ये किस में है, वर्टिकल प्लेन में पोलराइज। ठीक है, लाइट को वर्टिकल प्लेन में पोलराइज कर। तो यहां से जब आपके पास लाइट बाहर आती है, कहां से, ये लाइट ट्रेवल करके यहाँ पे गई और इस पोलराइजर में से, वर्टिकली पोलराइजर में से पास होकर बाहर आई, तो मेरे पास जो मुझे मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ ये वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, वो ये कि अब ये लाइट कि जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होंगे वो सिर्फ एक डायरेक्शन में आपके पास पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होंगे, लेकिन जो आपके पास जो वेव होगी वो आपके पास वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। ठीक है, तो आपके पास पहले ऑसिलेशन जो थी लाइट के अंदर, वो आपके पास हर ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रही थी। जब मैंने इसको एक पोलराइजर में से पास किया, तो लाइट अब सिर्फ वर्टिकल प्लेन में पोलराइज हो गई। इसका मतलब क्या कि जो ऑसिलेशंस है पार्टिकल के, और पार्टिकल्स की जो ऑसिलेशन है वो सिर्फ अब सिंगल प्लेन में बची है, वर्टिकल प्लेन में बची है। ठीक है, अगर ये हॉरिजॉन्टल पोलराइजर होता तो आपके पास जो पार्टिकल होते हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पोलराइज हो रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है, और वेव जो है आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, बस ये चीज है जो आपको समझना है। तो इसको हम लिख लेते हैं, oscillations are in a single plane which is perpendicular to the direction of propagation। ये वेव मोशन कुछ भी आप लिख सकते हैं। नाउ बेटा, इसके बाद हमारे पास state why light waves can be polarized but sound waves cannot be polarized। मेरा बेटा एक चीज देखो, लाइट वेव्स जो है ना वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ठीक है, और साउंड वेव्स आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो पार्टिकल्स की ऑसिलेशन होती है वो आपके पास पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन होती है। ठीक है, ये वेव मोशन है। ठीक है, और पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में आपके पास ऑसिलेट कर रहे होते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव और ऑसिलेशन आर इन सेम डायरेक्शन। जबकि पोलराइजेशन में क्या होता है कि आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ आपके पास ये है ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। डायरेक्शन ऑफ propagation of wave
and oscillations are in same direction. आगे चलते हैं. Two polarizing filters A and B are positioned so that their planes are parallel to each other and perpendicular to the central axis line xy as shown in figure 4.1. अगर हम फिगर 4.1 में देखें तो हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है. अनपोलराइज्ड लाइट मेरा बेटा, अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ तो ये आपके पास ये अनपोलराइज्ड लाइट, ये है, ये है, ये है, ये आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है. यानी ऑसिलेशन जो है ऑलमोस्ट हर प्लेन के अंदर है. जब ये वर्टिकल एक्सिस ये जब इस पहले वाले फिल्टर में से पास होगी तो ये वाला फिल्टर क्या करेगा, ये आपके पास विंडो इस तरह से बनी हुई है तो सिर्फ ये वाला फ्रेम बाहर आ सकेगा, बाकी सारे फ्रेम्स जो हैं वो आपके पास ब्लॉक हो जाएंगे. तो आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास इसमें से वेव पास होकर बाहर निकलेगी तो ये क्या हो जाएगी, एक प्लेन में पोलराइज हो जाएगी. ठीक है. और डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन क्या होगा, ये होगा, ये डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन है और ये आपके पास ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल है. नाउ द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ ए इज वर्टिकल and the transmission axis of filter B is horizontal. ठीक है. B का ट्रांसमिशन एक्सिस आपके पास हॉरिजॉन्टल है. यानी अगर मैं दोनों के दरमियान एंगल की बात करूं तो तुम्हारे पास ये इस तरह से है और तुम्हारे पास जो है आपके पास जब मैंने इसको इस तरह घुमाया और मैं इस तरह लेकर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऑलमोस्ट 90 डिग्री के ऊपर लेकर आ गया. थीटा की वैल्यू मैंने 90 कर दी है. ठीक है. है ना. हॉरिजॉन्टल लेकर आ गया तो मैं वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पे लेकर आऊंगा तो मैंने थीटा कितना आपके पास चेंज किया, 90 डिग्री चेंज किया ना. नाउ unpolarized light of a single frequency is directed along a line xy from a source position at x. The light emerging from filter A is vertically plane polarized and has intensity I0. ठीक है. अच्छा, उसके बाद वो आपसे कह रहा है फिल्टर बी इज रोटेटेड फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन अबाउट द लाइन एक्स वाई as shown in figure 4.1. filter B is rotated from its starting point. ठीक है. After the rotation, the intensity of the light emerging from filter B is 1/4 of I0. Calculate the angle of rotation of filter B from its starting position. एक तो बेटा आपके पास जो मेलिस लॉ से इसको हम बड़े आराम से कर सकते हैं. मेलिस लॉ आपके पास क्या है, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी बराबर है इंसिडेंट इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है. ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी उसने कहा है आई नॉट अपॉन 4 है. आई नॉट आपके पास एज इट इज और कॉस स्क्वायर थीटा आपको निकालना है. तो हमारे पास ये कैंसिलेशन हो गई, इसको इससे उड़ा दिए गए. तो अब हमारे पास क्या हो गया, 1/4 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस ऑफ थीटा हमारे पास आ गया 1/2 और थीटा आ गया कॉस इनवर्स 1/2 विच इज 60 डिग्री. अब मेरा बेटा ये जो हमारे पास थीटा आया है ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है बिटवीन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, और एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन. ठीक है. ये जो थीटा हमने निकाला है ये एंगल है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और एक्सिस ऑफ एनालाइजर के दरमियान का जो एंगल है ये है वो आपके पास थीटा. ठीक है. देखो मैं इसको वापस पिक्चर पे लेके जाता हूँ.
तुमने इसने तुमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ फिल्टर बी फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजिशन। हम कितना ज्यादा फिल्टर बी के उसको रोटेट करें, ठीक है, कि हमारे पास इंटेंसिटी आई नॉट अपॉन 4 हो जाए, ठीक है। हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन जो है फिल्टर बी की, वो आपके पास क्या है, फिल्टर बी आपके पास उसका एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन ये है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से मुझे इसको इसको स्विच करना है, ठीक है। अब मेरे पास जो लाइट थी वो तुम्हारे पास इस तरह से आ रही थी, ये तुम्हारे पास वर्टिकल प्लेन में लाइट थी, तुमने उसको 60 डिग्री तुम्हारे पास आया है एंगल। अब मेरा बेटा 60 डिग्री एंगल का मतलब क्या हुआ कि आपने ये एंगल ये आपका एंगल आ गया, ठीक है। देखो तुम्हारे पास इनिशियल पोजीशन, ये तुम्हारे पास इनिशियल पोजीशन थी पिंक कलर में तुम्हारे पास एनालाइजर की, इनिशियल पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ एनालाइजर, ठीक है। और ये जो मैंने रेड कलर का ये बनाए हैं, ये क्या है, ये प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट हुई, प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन फिल्टर बी, पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब ये जो हमारा आपके पास ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये एंगल आपके पास कितना आ गया मेरे पास, ये एंगल मैंने निकाला है, दिस एंगल इज, कितना निकाला था हमने पीछे, 60 डिग्री, ये एंगल हमने निकाला था। ये एंगल 60 डिग्री क्या था, जो मैं आपसे उस वक्त कह रहा था कि एंगल बिटवीन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, देखो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट और एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन, इन दोनों के दरमियान का एंगल हमने निकाला है 60 डिग्री। समझ में आई? ये जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसमें जो ये थीटा आता है, ये थीटा क्या होता है, ये थीटा दोबारा सुनो, थीटा होता है एंगल बिटवीन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये देखो ये प्लेन पोलराइज्ड है, और एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन, इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये आपके पास थीटा होता है, और ये थीटा आपके पास 60 डिग्री आया। अब उसने हमसे सवाल में क्या पूछा है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ फिल्टर बी फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। कह रहा है मैं स्टार्टिंग पोजीशन से, ये जो मेरी स्टार्टिंग पोजीशन से है, इससे कितना रोटेट करूं कि मेरे पास इंटेंसिटी आ जाए। तो मेरा बेटा अगर तुम इसको गौर से देखो, तो तुम स्टार्टिंग पोजीशन से जो रोटेट करते हुए लाओगे, वो यहाँ तक रोटेट करते हुए लाओगे, और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आप समझ में आई बात, कि तुम अपने स्टार्टिंग पोजीशन से 30 डिग्री रोटेट करोगे, तो तुम्हारे पास जो एंगल होगा बिटवीन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन, वो 60 डिग्री हो जाएगा। आई होप कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आंसर क्या हो गया, 30 डिग्री। A microwave of intensity I naught and amplitude A naught meet another microwave of the same frequency and of intensity 1 by 4 I naught traveling in opposite direction. Both microwaves, पहले हम ये intensity को, both microwaves are vertically plane polarized and superposed where they meet. Explain without calculation why these two waves cannot form a stationary wave with zero amplitude. तो भाई इंटेंसिटी आपके पास डिफरेंट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी डिफरेंट होने से इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो अगर दोनों की इंटेंसिटी अलग है तो दोनों का एम्पलीट्यूड भी अलग हो गया। अब नोड बनाने के लिए कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए होता है, नोड पर एम्पलीट्यूड 0 होता है। अब जब इंटेंसिटी दोनों की सेम होगी तो आपके पास कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा,
और अगर इंटेंसिटी डिफरेंट होगी यानी एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा तो आपके पास पार्शियली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये लिख लेते हैं हम लोग। हाँ तो बेटा ये आंसर लिखा है बोथ वेव्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स कैन नॉट हैव कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो फॉर एग्जांपल एक वेव का एम्पलीट्यूड है लेट्स से 2a, ठीक है, और ये मिलते हैं और ये पहली वेव का क्रस्ट है और दूसरी वेव का जो ट्रफ है इसका एम्पलीट्यूड है a, ठीक है। तो आपके पास +2a जो कि क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है -a जो कि ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया वो जस्ट +a आया, मींस पार्शियली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। अगर कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसमें आपके पास क्या होता है कि एम्पलीट्यूड इसका +2a है और इसका आपके पास -2a है, और जब आप ऐड करेंगे 2a प्लस और -2a दैट गिव्स यू 0। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ आपके पास इंटेंसिटी अलग है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड फ़र्क आ गया। एम्पलीट्यूड फ़र्क आने की वजह से आपके पास कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं होगी, तो नोट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा ये मैंने सॉल्व कर लिया था, मेरे ख्याल ऑडियो में मसला हो गया था, तो मैं इसको दोबारा कॉपी पेस्ट करके दोबारा समझा देता हूँ बजाय इसके कि मैं दोबारा सॉल्व करूँ। देखो आपके पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे k, तो I इज इक्वल टू k टाइम्स a स्क्वायर। अगर मैं k को सब्जेक्ट बना दूं तो I अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू k, ठीक है। ये आपके पास पहली वेव की इंटेंसिटी के लिए बन गया। सिमिलरली दूसरी वेव की इंटेंसिटी के लिए एंड लगा के लिख देता हूँ I2 अपॉन a2 स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू k, ठीक है। तो दोनों की इक्वेशंस के अंदर राइट हैंड साइड पे k आ रहे हैं, तो हम दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कर लेंगे। अब आप ये देखिए कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे कंपेयर किया है। पहली वेव की इंटेंसिटी आपके पास आई नॉट है और उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट है। ये देखो मैंने यहाँ पे पहली वेव की इंटेंसिटी आई नॉट और एम्पलीट्यूड ए नॉट लिखा है। दूसरी वेव की इंटेंसिटी आई नॉट अपॉन 4 है, ये देखो मैंने आई नॉट अपॉन 4 लिखा, और हमें नया एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, आई कॉल्ड इट a1 स्क्वायर, ठीक है। अब कैंसिलेशन कर देते हैं, यहाँ से आई नॉट और यहाँ से आई नॉट कैंसिल हो गया, तो आपके पास 1 अपॉन ए नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 1/4, ये इस तरह से लिख दिया 1/4 का a1 स्क्वायर। और उसके बाद फिर हमने a1 स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया, तो मेरे पास क्या बना, ये आपके पास ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो ए नॉट स्क्वायर बाय 4, और जब टेकिंग रूट बोथ साइड तो हमारे पास ये बना, यानी नई वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो 0.5 ए नॉट है, ठीक है। अब हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जब दोनों वेव्स आके मिली तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो फॉर्म हुआ वो हम कैसे निकालेंगे, पहली वेव का एम्पलीट्यूड ए नॉट और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड 0.5 टाइम्स ए नॉट, इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास आंसर आ गया 1.5। नेक्स्ट आपके पास स्टेट ओम्स लॉ, बेटा ओ लेवल से लिखते हुए आ रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लेकिन ये कब होता है, जब टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट हो, ठीक है। आगे चलते हैं। द वेरिएशन ऑफ करंट आई विद पोटेंशियल डिफरेंस वी फॉर अ फिलामेंट लैम्प, ये जो ग्राफ है ये फिलामेंट लैम्प का ग्राफ है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास ग्राफ दे दिया, वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, और आगे चलते हैं। वो आपसे कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट लैम्प इंक्रीजेस, ठीक है, कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट लैम्प इंक्रीजेस विद पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे जैसे आपके पास वोल्टेज बढ़ रहा है, आप इस ग्राफ को देखें, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपके पास करंट जो है वो प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ रहा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे करंट और यहाँ पे ये ग्राफ का ग्रेडियंट जो है डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाने से करंट उस प्रोपोर्शनल से नहीं बढ़ रहा, ठीक है, और ये फिलामेंट लैम्प में होता है। आगे चलते हैं। स्टेट हाउ फिगर 5.1 शोज दिस, आप कैसे बता सकते हैं, तो बेटा यहाँ पर आपके पास जो वाई एक्सिस पे क्या है करंट, एक्स एक्सिस पे क्या है वोल्टेज, तो आई अपॉन वी, आई अपॉन वी, ठीक है। तो देखो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R बराबर होता है V अपॉन आई के, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट के, ठीक है।
अच्छा, तो R बराबर है V अपॉन आई के, और हमारे पास क्या बन रहा है I अपॉन V। I अपॉन V बराबर हो गया 1 अपॉन R। तो ये जो रेशियो है यहाँ लिख लेते हैं, रेशियो I अपॉन V हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लाइन बेंड करिए टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो अगर रेशियो I अपॉन V डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, V अपॉन I इंक्रीज कर रहा है, और V अपॉन आई इंक्रीज करने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। एक्सप्लेन व्हाई द रेजिस्टेंस वेरीज इन दिस वे। कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस कैसे बढ़ रही है। ठीक है, तो होता क्या है बेटा कि आपके पास जैसे से हम पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो करंट जो है वो अपना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। वोल्टेज बढ़ाने से करंट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं, एज द पी डी इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, करंट प्रोड्यूसेस हीटिंग अफेक्ट। ये आपने पॉइंट लिख लिया, और लास्ट पॉइंट क्या हो गया, देयरफॉर टेम्परेचर इंक्रीजेस और हेंस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। नाउ और आगे चलते हैं। आपके पास फिगर 6.2 शोज अ सर्किट विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी, connected to a linear potentiometer AB and two identical filament lamps P and Q. The battery has negligible internal resistance and the lamp each have the same VI characteristics. अच्छा, क्या आपके पास आइडेंटिकल फिलामेंट लैंप्स थे? यस, आइडेंटिकल फिलामेंट लैंप्स हैं। ठीक है, P और Q जो है वो आइडेंटिकल है। Now, when the slider of the potentiometer is at its midpoint, as shown in figure 5.2, the current I in the battery is 1.78 ampere. कह रहे हैं इस पोजीशन में जो बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही है वो कर रही है 1.78 एम्पेयर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.78 एम्पेयर। ठीक है भाई, उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि डिटरमाइन द करंट इन लैंप बी। अब मेरा बेटा 1.78 एम्पेयर और लैंप पी में हमें करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करंट जो है आपके पास डिवाइड होगा, करंट डिवाइड होगा। अच्छा, लेकिन हमारे पास जो ग्राफ दिया हुआ है उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, करंट इन लैंप पी कैसे निकाल सकते हैं, देखो बेटा, ये लैंप पी और क्यू दोनों आपके पास बैटरी के अंदर, दो आइडेंटिकल लैंप्स बैटरी के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये कि आपके पास अगर बैटरी का 12 वोल्ट है तो ये वोल्टेज इसके अक्रॉस 6 वोल्ट और 6 वोल्ट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी वोल्टेज 6 वोल्ट होगा और यहाँ पे भी वोल्टेज 6 वोल्ट होगा। तो ये कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 12 वोल्ट जाएगा और ये पूरा का पूरा बैटरी हमें सप्लाई कर रही है। ठीक है, अब हम 12 वोल्ट यहाँ से चेक कर लेते हैं कि 12 वोल्ट पे आपके पास जो करंट है वो कितना आ रहा है। सॉरी, 12 वोल्ट नहीं, 6 वोल्ट पे लैंप पी के अक्रॉस 6 वोल्ट है। तो अगर मैं यहाँ से, ये आपके पास 1.5 और 2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1.55। तो बेटा फ्रॉम द ग्राफ मेरे पास ये जो वोल्टेज आ गया, ठीक है, देखो टोटल वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक था 12 वोल्ट। ठीक है, P और Q दो आइडेंटिकल लैंप्स हैं, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो हमें P के अक्रॉस करंट निकालना था, तो P के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट पे जो करंट हमें मिल रहा है वो मिल रहा है फ्रॉम द ग्राफ 1.55 एम्पेयर। नाउ आगे चलते हैं, वो हमसे कह रहा है द टोटल पावर डिसिपेटेड इन लैंप्स P एंड Q।
अच्छा, तो अगर हम किसी एक लैंप के अक्रॉस पावर निकाल लें, एक तो पहले हम लेबल कर देते हैं करंट जो है वो आपके पास यहाँ पे 1.55 एम्पेयर करंट है मेरे बेटा। सीरीज में आपके पास अब यहाँ पर मेरे पास वोल्टेज आ गया और क्या आ गया, करंट आ गया। तो मैं पावर निकाल दूँ अक्रॉस लैंप पी, ठीक है। तो हम ये निकाल लेते हैं फॉर लैंप पी, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज टाइम्स करंट। वोल्टेज 6 वोल्ट था, करंट हमने 1.55 निकाला है, तो ये मेरे पास पावर आ गई 9.3 वॉट, ठीक है। अब हमें सवाल में वो हमसे क्या कह रहा है, ज़रा सवाल को देखते हैं। तो सवाल में हमसे कह रहा है कि टोटल पावर डिसिपेटेड इन लैंप्स पी एंड क्यू। तो मेरा बेटा जितनी सीरीज सर्किट है, जो करंट लैंप पी में से गुजरेगा वही करंट लैंप क्यू में से भी गुजरेगा, ठीक है। करंट सेम होगा। तो यहाँ पे अगर 1.5 इंटू 6 का आंसर आपके पास 9.3 आया, तो इसका आंसर भी 9.3 आएगा। तो टोटल पावर का मतलब क्या हुआ, दोनों की पावर्स को आप ऐड कर दें। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पावर टोटल बराबर है पावर ऑफ लैंप पी, एक लिखा है पी प्लस पावर ऑफ लैंप क्यू। अब ये हो गया 9.3 वॉट प्लस 9.3 वॉट, ये हो गया 18.6 वॉट, यानी 2SF के अंदर हम इसको 19 वॉट लिख देते हैं। पार्ट 3, द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर बिटवीन इट्स एंड्स ए एंड बी। कह रहे हैं कि ये जो आपके पास पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके बता दो। मेरा बेटा 1.78 एम्पेयर करंट यहाँ से चला, नीचे 1.55 चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पर करंट कितना होगा। तो अगर मैं 1.78 में से 1.55 माइनस कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8 में 5 या 3 और 2 और 0.23 एम्पेयर। ये 0.23 एम्पेयर करंट जो है मेरे पास गुजरेगा रेस पोटेंशियोमीटर ए बी में से। एक चीज़, दूसरी चीज़ ए बी पैरेलल में है बैटरी के साथ, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो भी आपके पास 12 वोल्ट होगा, ठीक है। जो पोटेंशियल रेफरेंस होगा इसके अक्रॉस वो भी आपके पास 12 वोल्ट होगा, सही है। तो बस आ गया आपके पास वोल्टेज आ गया और करंट आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपनी करंट की वर्किंग करके दिखाते हैं। तो आई इज़ इक्वल्स टू कितना था भाई, 1.78 माइनस 1.55, 1.78 minus 1.55, that gives you 0.23 amps. Now, और V is equals to IR, तो R is equals to V upon I. Voltage is 6 volt and current is 0.23. तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस आई है वो आई है 52.1 ohms। तो इसको हम 2SF में 52 ohms लिख लेते हैं। नो नेक्स्ट, वो आपसे कह रहे हैं द स्लाइडर ऑफ द पोटेंशियोमीटर इन सी इज मूव टू एंड ए। कह रहे हैं ये जो स्लाइडर है इसको एंड ए के ऊपर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं जब एंड ए के ऊपर लेकर आ जाते हैं तो स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लैम्प पी एंड क्यू। कह रहे हैं पी और क्यू की ब्राइटनेस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैं अपनी आसानी के लिए करता ही हूँ कि ज़रा सब चीज़ें जो कुछ हमने लेबलिंग की थी ये सब हम उड़ा देते हैं ताकि हमारा केस सिंपल रहे। अब वो आपसे ये कह रहा है कि ये जो पोटेंशियोमीटर है ये आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ से ये ख़त्म हो गया, ठीक है जी। ये यहाँ से ख़त्म हो गया और हम इसको इधर लेकर आ गए, ठीक है। इसको ज़रा तमीज़ से लेकर आ जाते हैं जी। इधर आ गया। अब हम यहाँ पर ज़रा देखते हैं बेटा कि करंट यहाँ से चला
ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 12 वोल्ट है। ठीक है। अब बेटा इधर देखो कि तुम्हारे पास जब करंट इधर से चला, इधर से चला, इधर से चला, करंट लीस्ट रेजिस्टिव पाथ लेता हुआ यहाँ से होता हुआ, इधर से होता हुआ, इधर से होता हुआ और यूं चला जाएगा। ये आपके पास शॉर्ट सर्किट हो गया। ना उसको रेजिस्टेंस ए बी से गुजरना पड़ा, ना उसको लैंप पी में से गुजरना पड़ा। तो अब इस पूरे पाथ पे वोल्टेज ड्रॉप तो कहीं पे भी नहीं हो रहा। तो ये आपके पास 12 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया। नेगेटिव टर्मिनल बेटा 0 वोल्ट पे होता है, तो ये भी 0 वोल्ट हो गया, तो ये भी 0 वोल्ट हो गया, तो ये भी आपके पास 0 वोल्ट हो गया। तो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस लैंप क्यू के अक्रॉस होगा और लैंप पी के अक्रॉस करंट 0 हो जाएगा। करंट 0 होने की वजह से आपके पास वोल्टेज जो है वो पी का आपके पास कम होके वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास वोल्टेज अक्रॉस पी, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपके पास 12 वोल्ट है और यहाँ पे भी पोटेंशियल आपके पास 12 वोल्ट है, तो आपके पास 12 माइनस 12 यानी 12 माइनस 12 दैट गिव्स यू 0। तो बेटा लैंप पी के अक्रॉस पहली बात लिख लेते हैं। जी, नो करंट अक्रॉस लैंप पी। ठीक है। और वोल्टेज अक्रॉस पी decreases to 0, ये becomes 0 whatever। नाउ अब हम Q की बात करते हैं। Q पर क्या होगा? सारा का सारा वोल्टेज Q के अक्रॉस होगा। ठीक है। PD अक्रॉस लैंप Q इंक्रीजेस टू 12 वोल्ट। ठीक है। पहले 6 वोल्ट था, अब क्या हो जाएगा? सारा का सारा वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे टोटल 12 वोल्ट आ जाएगा। जब PD अक्रॉस लैंप Q इंक्रीजेस टू 12 वोल्ट तो लैंप Q की ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी। PD across lamp Q increases to 12 volt, so lamp Q gets brighter। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपसे वो पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज एन एग्जांपल ऑफ अ फंडामेंटल पार्टिकल, व्हाट इज मेंट बाय फंडामेंटल पार्टिकल। तो फंडामेंटल पार्टिकल वो होता है जिसका कोई अपना इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। ठीक है। तो ये बात लिख लेते हैं कि कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग स्मॉलर। Next है a lambda particle is a hadron that consists of up quark and a down quark and a strange quark। तीन quark से मिलके बना है मेरा बेटा। up quark जो होता है वो +2/3e होता है, जो डाउन quark होता है ये -1/3e होता है, और जो हमारे पास स्ट्रेंज quark होता है ये आपके पास -1/3e होता है। शो दैट द चार्ज ऑन द, पता नहीं कौन सा पार्टिकल है, इज 0। तो आप सिंपली ऐड कर दें, तो ये क्या है +2/3e और उसके बाद क्या है -1/3e और फिर है -1/3e, तो ये आपके पास 0 हो गया। आगे चलते हैं। पार्टिकल इज अनस्टेबल, इट डिके इनटू अ न्यूट्रॉन एंड अ पायन एज शोन। ये जो पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ एन अप क्वार्क एंड एन एंटी अप क्वार्क। यानी आपके पास ये जो पार्टिकल है ये अप क्वार्क और
एंटी अप कॉर्क से मिलके बना है, ठीक है। मैटर, एंटी मैटर, पार्टिकल, एंटी पार्टिकल। इन कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन अप कॉर्क एंड एन अप एंटी कॉर्क। तो बेटा आपके पास होता क्या है कि जो पार्टिकल एंटी पार्टिकल या मैटर एंटी मैटर के अंदर आपके पास प्रॉपर्टी ये होती है कि उनका मास सेम होता है, सेम मास होता है। उसके बाद आपके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज होता है वो भी आपके पास सेम होता है। और तीसरी आपके पास ये दोनों जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, लेकिन इन दोनों की पोलैरिटी आपके पास अलग होती है। तो बेटा आपके पास पोलैरिटी दोनों की अलग होती है, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा और वाइस वर्सा। नाउ लास्ट पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाई द न्यूट्रॉन इज क्लासिफाइड एज अ बैरियन एंड ये जो आपके पास पायन है पार्टिकल इज क्लास एज मीजॉन। तो मेरा बेटा पहली बात ये कि जो बैरियन होते हैं ये आपके पास कंपोज्ड ऑफ 3 कॉर्क्स, 3 कॉर्क से मिलके बनते हैं, जबकि ये जो आपके पास मीजॉन्स हैं, ठीक है, ये कंपोज्ड ऑफ 1 कॉर्क, एक कॉर्क से मिलके बनते हैं और एक एंटी कॉर्क यानी पार्टिकल एंटी पार्टिकल से मिलके बनते हैं, ठीक है। जबकि बैरियन 3 कॉर्क से मिलके बनते हैं, अप डाउन स्ट्रेंज, ठीक है ना, अप भी हो सकते हैं, डाउन 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 भी हो सकते हैं। लेकिन मीजोन की खासियत ये होगी कि अगर अप कॉर्क से मिला है तो एंटी अप दूसरा होगा पार्टिकल, 2 पार्टिकल से मिलकर बनेगा और एक पार्टिकल होगा और एक एंटी पार्टिकल होगा। अगर एक कॉर्क डाउन कॉर्क है तो दूसरा एंटी डाउन होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास नवंबर 2022 सीरीज का पेपर 2-1 भी खत्म हुआ।